एक भयानक लाल आभा, ऑरा से घिरा हुआ योद्धा, मुरिम लीडर, गुस्से में अपनी ऊर्जा को जगा रहा है। उसके हाथ आगे की ओर जुड़े हैं और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। आसपास खड़े लोग डर और हैरानी से देख रहे हैं। हाथ में पंखा लिए एक चालाक शख्स आगे बढ़ता है और ताना मारता है। अचानक गुस्से में लाल योद्धा उस पर हमला करने के लिए झपटता है। पंखा हाथ में लिए शख्स, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हर कोई पहले से ही जानता है कि तुम एक ढोंगी हो, जो सिर्फ एक एल्डर, बुजुर्ग होने का नाटक कर रहा है। हवा में एक तेज हथियार का वार होता है। अगले ही पल जमीन पर खून और लाशें बिखरी हुई हैं। एक शख्स का चेहरा दुख और दर्द से भरा हुआ दिखता है। दृश्य अचानक बदलता है और एक सुनसान महल के आंगन में भारी बारिश होने लगती है, जहां एक अकेला योद्धा खड़ा है। जो लोग मार्शल सोल्स बॉडी, योद्धा की आत्मा वाले शरीर के साथ पैदा होते हैं, उनकी इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से विकसित होती हैं। एक आम इंसान की कल्पना से भी कहीं ज्यादा परे। 1000 सालों में एक बार ऐसा रूप लेकर कोई पैदा होता है। अगर वह इंसान देखना चाहे तो वह आसमान से गिरती पानी की एक एक बूंद को भी साफ देख सकता है। बारिश के बीच कुछ दूरी पर दो लोग पीछे खड़े होकर आपस में दबी आवाज में बात कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन तभी मुख्य पात्र का एक क्लोजअप शॉट आता है। वह आंखें बंद किए सब कुछ सुन रहा है। पहला व्यक्ति, हाँ, वह मार्शल सोल्स बॉडी किसी काम की नहीं है, लेकिन मुरिम अलायंस का लीडर। दूसरा व्यक्ति, शशिश, धीरे बोलो। भले ही वह अलायंस लीडर है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह क्या और कितना जानता है। अगर वह सुनना चाहे, हाँ, तो वह इस कड़कड़ाती बारिश के शोर के पीछे छिपी आवाज को भी सुन सकता है। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, जब उसने 19 साल की उम्र में सिविल परीक्षा पास की थी। उसे लगता था कि वह सिर्फ दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आने के बाद उसे अपनी जादुई ताकत का एहसास हुआ। अब वह समझ चुका है कि ऐसी असाधारण शक्ति रखने वाला इंसान दूसरों के निशाने पर आ जाता है। अगर कोई इस बात को जान जाता कि मेरे पास वो दिव्य शक्तियां हैं, तो क्या वो चुप बैठते? उस शक्ति के दम पर कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। परंतु इस मार्शल दुनिया में पहले से ही कई महान और क्रूर महारथी मौजूद थे, और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मुझ जैसा इंसान जल्द ही किसी का निशाना बन जाएगा। एक बड़े आलीशान महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता है। वह आज अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। वह हॉल के भीतर प्रवेश करता है, जहां नीली मोमबत्तियों की रोशनी में एक रहस्यमयी साया उसका इंतजार कर रहा है। मन की आवाज। और एक बार जब मैंने इस मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए, तो मैंने पीछे मुड़कर न देखने का फैसला किया। चाहे आगे मेरा जो भी हश्र हो, मैं इस रास्ते पर चलता रहूंगा। वानगुंग कबीले के स्वामी, लॉर्ड, क्या आपने मुझे यहां बुलाया है? हाँ, तुम जरूर स्कॉलर यून होगे। ऐसा लगता है तुम यहां अपने दिमाग को शांत करने आए हो। वह रहस्यमयी शख्स और कोई नहीं, बल्कि नामगुंग कबीले का प्रमुख नामगुंग हान है, जिसे दुनिया के 4 सबसे ताकतवर बुजुर्गों, द 4 एल्डर्स में गिना जाता है। उसकी नीली और भयानक आभा, ओनरा, मुख्य पात्र को अंदर तक हिला देती है। नामगुंग कबीले का मुखिया, नामगुंग हान, और दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, इस दुनिया के 4 सबसे महान बुजुर्गों, दी 4 एल्डर्स में से एक। हे, जैसा कि उम्मीद थी, इतनी दूर खड़े होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह मेरी आत्मा के पार देख पा रहा है। मुझ ऐसे मामूली इंसान से उसे क्या काम हो सकता? मैं सीधे मुद्दे की बात पर आऊंगा। नामगुंग हान गुस्से और बेबसी में चिल्लाता है और अचानक एक चौंकाने वाली मांग रखता है। कहीं इसे मेरे इस विशेष शरीर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता नहीं चल गया। मैं चाहता हूं कि तुम मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को एक सभ्य इंसान में बदल दो। क्षमा करें, क्या कहा आपने? नामगुंग हान, मैंने इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली है। मैंने निरीक्षण दल के प्रमुख से तुम्हारे गहरे ज्ञान और तुम्हारी अंतर्दृष्टि, इनसाइट के बारे में सब कुछ सुना है। नामगुंग खान, मैंने यह भी सुना है कि मेरा बेटा एक बेहद ही लाचार और बेकार बदमाश बन चुका है। वह मुरिम अलायंस की चेतावनी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैंने खुद उसे रोकने की कोशिश की तो शायद मेरे हाथों उसका प्राणांत ही हो जाएगा। इसलिए तुम्हें उसे सुधारना होगा। तुमने शाही महल जाने का मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ना, ताकि तुम यहां रहकर अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए पैसे कमा सको। क्या मैं सही कह रहा हूं?
सम्मान में झुकते हुए। जी, नामगुंग हान, अगर तुम मेरे साथ आते हो और मेरे बेटे को सुधार देते हो, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मां की बीमारी पूरी तरह ठीक कर दी जाएगी। रोते हुए मन में, मां, मुख्य पात्र विद्वान यून कबीले के मुखिया नामगुंग हान से बात कर रहा है। अपनी मां की बीमारी को लेकर वह काफी गंभीर है। तभी मुखिया उसे एक ऐसे राज के बारे में बताता है जो यून के होश उड़ा देता है। विद्वान यून, लेकिन मेरी मां की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। नामगुंग हान, मैंने तुम्हारी मां को यहां लाने की बुनियादी कहानी सुन ली है, और अगर मैं उन्हें दैवीय चिकित्सक डिवाइन डॉक्टर को सौंप दूं, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विद्वान यून पूरी तरह चौंकते हुए, दैवीय चिकित्सक? क्या क्या दैवीय चिकित्सक सच में वजूद में है? नामगुंग हान एक शातिर मुस्कान के साथ, हे, तो यदि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को एक सही और सभ्य इंसान बना सको, चाहे वह ह्वानगुंग कबीला हो या शाही महल, तुम जहां भी जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहां खुद भेजूंगा। तुम्हें अपना पैसा और रुतबा मिल जाएगा, और साथ ही तुम अपनी मां की सेवा करने के काबिल भी हो जाओगे, और उनका बेहतरीन इलाज भी हो सकेगा। विद्वान यून के चेहरे पर एक गहरा संकल्प दिखाई देता है। सीन बदलता है और कबीले के दूसरे हिस्से में नामगुंग कबीले का सबसे छोटा बेटा, लाल बालों वाला बिगड़ैल लड़का, गुस्से में चिल्लाता हुआ एक दासी पर चाय फेंक देता है। दासी दर्द से कराह उठती है। विद्वान यून मन में दृढ़ निश्चय के साथ, चाहे ह्वानगुंग कबीले का सबसे छोटा बेटा कितना भी बदतमीज और बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे एक सही और सुधरा हुआ इंसान बनाकर ही दम लूंगा। कबीले का छोटा बेटा गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम नीच कहीं की बेबस नौकरानी। आ, कबीले का छोटा बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक सही तापमान की चाय भी नहीं ला सकती? मैंने साफ साफ कहा था कि यह गर्म होनी चाहिए। तुमने मुझे उबला हुआ पानी लाकर क्यों दिया? एक अन्य सेवक कांपते हुए झुककर, मुझे क्षमा करें छोटे मालिक। छोटा बेटा अपनी ट्रेनिंग और दूसरी चीजों को लेकर झुंझलाया हुआ है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और विद्वान यून हाथ में पंखा लिए बेहद शांत और शालीन अंदाज में कमरे के अंदर दाखिल होता है। कबीले का छोटा बेटा, धत तेरे की, मैं पहले से ही ह्वासांग कबीले ह्वासंग क्लान में जाने की तैयारियों में व्यस्त हूं, और अब मुझे इस तरह के फालतू इंसान के साथ भी अपना सिर खपाना पड़ेगा। विद्वान यून, तो तुम ही छोटे मालिक हो, कबीले का छोटा बेटा। तुम आखिर हो कौन? विद्वान यून शांत मुस्कान के साथ, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम नए ट्यूटर शिक्षक की बात कर रहे हो, जिसके बारे में कबीले के प्रमुख ने तुम्हें बताया था। हाँ, कबीले के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। छोटा बेटा यून का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और स्कॉलर्स को बेकार समझता है। यून मुस्कुराते हुए मुखिया की कही बात दोहराता है, जिससे छोटे बेटे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में एक कीमती फूलदान को तोड़ देता है। कबीले का छोटा बेटा ताना मारते हुए, मुझे सच में समझ नहीं आता कि मेरे पिता ऐसा क्यों करते हैं। वह बार बार इन बेकार और निकम्मे विद्वानों को मेरे पास क्यों भेजते रहते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। विद्वान यून शांत लेकिन कड़े लहजे में, तुम्हारे बात करने का तरीका बेहद बचकाना और उथला है। कबीले के मुखिया ने खुद मुझसे कहा था कि उनके सबसे छोटे बेटे में तमीज और संस्कार की भारी कमी है, और उसे कई मामलों में सुधार की जरूरत है। ध्वनि प्रभाव छेंक, फूलदान टूटने की आवाज। कबीले का छोटा बेटा गुस्से से लाल होकर, क्या कहा तुमने? यून जानबूझकर उसकी कमजोर नस पर वार करता है। छोटा बेटा आग बबूला हो जाता है और यून को चुनौती देने के लिए एक अजीब शर्त रखता है। यून उसके उतावलेपन को भांप लेता है और मुस्कुराता है। विद्वान यून मन में, ऐसा लगता है कि मैंने उसकी सही कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। वह बहुत जल्दी भड़क जाता है। कबीले का छोटा बेटा, वाह, पिताश्री ने इस बार किस तरह के बददिमाग इंसान को ढूंढ निकाला है। ठीक है, मैं तुम्हारी इस हिम्मत के लिए तुम्हें एक मौका दूंगा। आज तक किसी ने भी मेरे सामने इस तरह की बकवास करने की हिम्मत नहीं की है। ठीक है, अगर तुम पूरे दिन यहां टिके रहे और भागकर नहीं गए,
तो मैं तुम्हें अपना निजी ट्यूटर स्वीकार कर लूंगा। विद्वान यून। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारी ये शर्त स्वीकार करता हूं, छोटे मालिक। लेकिन क्या हमें अपने बीच की इस बात के लिए कोई सबूत या गवाह नहीं छोड़ना चाहिए? कबीले का छोटा बेटा हैरान होकर, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए एक लिखित अनुबंध? छोटा बेटा इस खेल को और दिलचस्प बनाना चाहता है। वह यून के सामने पैसों के बजाय गुलामी की शर्त रखता है। यून उसकी इस मूर्खता पर मन ही मन हंसता है। कबीले का छोटा बेटा, शायद तुम नहीं जानते कि यह दुनिया कैसे काम करती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि शर्त या दांव बैठ का असली मतलब क्या होता है। चलो, खेल अब और मजेदार हो रहा है। विद्वान यून मन में, तो फिर क्या मुझे इस छोटे से समझौते को थोड़ा और बड़ा और दिलचस्प नहीं बनाना चाहिए? कबीले का छोटा बेटा एक दुष्ट मुस्कान के साथ, तुम सच में दूसरों से हट करो, ठीक है, मंजूर है। मुझे पैसों या वैसी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जीत गया तो तुम पूरे 1 साल के लिए मेरे गुलाम बनोगे। याद रखना, पूरे 1 साल के लिए। विद्वान यून शांत और बेपरवाह चेहरे के साथ, एक गुलाम? छोटे मालिक, इस दुनिया में ऐसी कई बेहतरीन चीजें हैं जो तुम मुझसे मांग सकते थे, लेकिन तुम्हारे लिए यही काफी है। यून तुरंत एक कागज पर अपनी लिखावट में शर्त लिख देता है। छोटा बेटा कागज हाथ में लेकर मुस्कुराता है और सोचता है कि वह यून को सबक सिखाएगा, जबकि यून समझ जाता है कि यह लड़का भावनाओं में बहकर होश खो देता है। कबीले का छोटा बेटा, एक विद्वान से जैसी उम्मीद थी। तुम्हारी लिखावट काफी अच्छी है। मेरे साथ आओ, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दिखाऊंगा कि यह दुनिया कितनी बेरहम और मतलबी है। मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा घमंड चूर चूर करूंगा। विद्वान यून उसे जाते हुए देखते हुए मन में, यह लड़का बहुत जल्दी भड़क जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। वह अपनी भावनाओं पर काबू रखना बिल्कुल नहीं जानता, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह। दोनों कबीले से बाहर निकलकर शहर के व्यस्त बाजार में आते हैं। छोटा बेटा यून को नीचा दिखाने के इरादे से आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक भारी भरकम ताकतवर कदकाठी वाले मार्शल आर्टिस्ट से हो जाती है। कबीले का छोटा बेटा, चलो अब देखते हैं। अब मुझे इस बूढ़े कबीले के मालिक के बेटे की बुरी आदतों को कैसे सुधारना चाहिए। विद्वान यून पीछे चलते हुए मन में, यह तो सच में किसी त्योहार पर आए बच्चे की तरह उत्साहित दिख रहा है। छोटा बेटा जानबूझकर या अनजाने में उस भारी योद्धा से टकराता है। वह योद्धा गुस्से में मुड़ता है और छोटे बेटे का हाथ पकड़ लेता है। वह योद्धा गुस्से से लाल होकर छोटे बेटे का कॉलर पकड़ लेता है। छोटा बेटा डरने के बजाय एक कुटिल मुस्कान के साथ यून की तरफ इशारा करता है, जैसे वह सारा दोष यून पर मढ़ना चाहता हो। गुस्सैल योद्धा, तुम कौन हो? विद्वान यून हैरान होकर उंगली उठाते हुए, मैं कबीले का छोटा बेटा मन में, मैं इस किताबी कीड़े विद्वान को दिखाऊंगा कि असली दुनिया कितनी बेरहम होती है। तुम इतने घबराए हुए दिख रहे हो कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। कितना हास्यास्पद है। कबीले का छोटा बेटा मुस्कुराते हुए, अरे जरा देखो तो तुमने क्या कर दिया। जुस्से में हाँफते हुए, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छी वजह होनी चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। कबीले का छोटा बेटा यून की तरफ इशारा करते हुए, बिल्कुल मेरे पास वजह है। तुम्हें इसके बारे में इस शख्स से पूछना चाहिए। वह योद्धा यून को छोटे के बेटे का नौकर समझ लेता है और उसे समझाने या माफी मांगने को कहता है। लेकिन यून अपनी अंतर्दृष्टि, इनसाइट का इस्तेमाल करके उस योद्धा का पूरा इतिहास भांप लेता है। यून बिना डरे पूरी शालीनता से झुककर माफी मांगता है, जिससे पासा पलट जाता है। गुस्सैल योद्धा यून की तरफ बढ़ते हुए, क्या तुम इस युवा मालिक के सेवक, अटेंडेंट हो? मैं तुम्हें अपनी बात समझाने का एक मौका दूंगा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? विद्वान यून अपनी दिव्य दृष्टि से योद्धा का विश्लेषण करते हुए मन में, उसका शरीर, वह किसी नामी कबीले या किसी बड़े गुट से नहीं है। वह बस एक भाड़े का टट्टू है जो पैसों के लिए लापरवाही से काम करता है। दूसरे शब्दों में, वह एक आवारा डाकू, रोनिन है। इन सभी लोगों में से इस लड़के ने जानबूझकर उसी को चुना और उससे पंगा लिया।
वह सच में कोई साधारण बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है, बल्कि नामगुम कबीले का खून है। विद्वान यून शालीनता से झुकते हुए, यदि हमारे स्वभाव या व्यवहार से आपको ठेस पहुंची है, तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूं। कबीले का छोटा बेटा यून को झुकते देख चौंकते हुए, क्या विद्वान यून बेहद शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस गुस्से में लाल योद्धा की तलवार की तरफ इशारा करता है। योद्धा ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है कि यून उसकी असली पहचान जान चुका है। विद्वान यून, आपकी तलवार पर लगे उस 3 रंगों के धागे, टैसल को देखकर आप सनपा सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट हैं, है ना? योद्धा घबराते हुए, क्या क्या? तुम हमारे संप्रदाय के बारे में कैसे जानते हो? विद्वान यून गहरी मुस्कान, बिल्कुल जानूंगा। आखिरकार मैं मूरिम अलायंस की निरीक्षण इकाई, म्यूरिम अलायंसेस इंस्पेक्शन यूनिट से जो हूं। योद्धा कांपते हुए, निरीक्षण इकाई? विद्वान यून, ज्यादा समय नहीं हुआ जब तुम्हारे बेल्ट लीडर ज्योंगग्वान म्योंग को गुमुन में पकड़ा गया था। एलायंस के साथ संप्रदायों के गुप्त मामलों को चुराने के आरोप में। क्या मैं सही कह रहा हूं? योद्धा पसीना छोड़ते हुए, वह तो बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात तो पूरी तरह से टॉप सीक्रेट, परम गुप्त थी। विद्वान यून, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैं ही वह शख्स हूं जिसने उन मामलों को संभाला था। योद्धा दहशत में मन में, कहीं यह मूरिम एलायंस का वह पागल शिकारी कुत्ता? हे भगवान, क्या आप सच में वही हैं? योद्धा पूरी तरह से यून के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। दूर खड़ा नामगुम कबीले का छोटा बेटा यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर यह किताबी कीड़ा विद्वान एक खूंखार योद्धा को कैसे डरा रहा है। विद्वान यून ने रौब झाड़ते हुए, हाँ हाँ, तो मेरा वह निकनेम, उपनाम इतनी दूर तक फैल चुका है। योद्धा हाथ जोड़कर झुकते हुए, मुझसे अभी बिना सोचे समझे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। कबीले का छोटा बेटा दूर से हैरान होकर देखते हुए, हम्म, ये क्या चल रहा है? क्या सच में वह खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट इस साधारण से दिखने वाले विद्वान के सामने गिड़गिड़ा रहा है और माफी मांग रहा है? कबीले का छोटा बेटा गुस्से में दांत पीसते हुए, ओह कम ऑन, ये बुजदिल मार्शल आर्टिस्ट आखिर इतना डरपोक कैसे हो सकता है? वह कमबख्त यून सिर्फ पीछे से खड़ा होकर बातें बना रहा है और ये डर गया। यून और वह योद्धा अब आगे बढ़ रहे हैं। छोटा बेटा पीछे से चिढ़ते हुए उन्हें देख रहा है। यून मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि उसका यह नाटक काम कर गया। योद्धा यून के साथ चलते हुए, इतने बड़े रुतबे के बाद भी आपके लिए इस तरह भेस बदलकर यात्रा करना वाकई मुश्किल होता होगा। विद्वान यून मंद मुस्कान के साथ, मैं तो इसे बस ऐसा समझता हूं जैसे मैं किसी पागल और रेबीज से पीड़ित कुत्ते को घुमाने निकला हूं। कबीले का छोटा बेटा भुनभुनाते हुए, वे दोनों आखिर क्या फुसफुसा रहे हैं? उनकी यह बकवास मुझे सच में पागल कर रही है। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। योद्धा विदा लेते हुए मन में, अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे इस छोटे और नासमझ युवा मालिक छोटे बेटे पर तरस आ रहा है। संवाद, विद्वान यून छोटे बेटे की तरफ मुड़ते हुए, उसकी आंखों में एक डरावनी चमक है। चीजें अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। योद्धा के जाने के बाद छोटा बेटा यून के पास आकर उस पर चिल्लाता है। यून अपने हाथ के पंखे को हिलाते हुए बड़े ही घमंडी अंदाज में बात करता है, जो छोटे बेटे के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देता है। कबीले का छोटा बेटा, तुमने उस मार्शल आर्टिस्ट से आखिर ऐसा क्या कहा? विद्वान यून पंखा झलते हुए, कुछ खास नहीं, मैंने बस उससे बेहद शालीनता से माफी मांगी थी। कबीले का छोटा बेटा, हाँ, इस आदमी की बातें सुनो। तो अब बात यहां तक आ पहुंची है। अब मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा और तुम्हारा यह घमंडी रवैया, मुझे इसे पूरी तरह कुचलना होगा। मैं जितना ज्यादा तुम्हें देखता हूं, मुझे उतनी ही तुमसे नफरत होने लगती है। छोटा बेटा चिल्लाता है कि उसका चेहरा देखकर ही उसे चिढ़ होती है। वे एक नूडल स्टॉल के पास खड़े हैं, जहां एक भारी भरकम आदमी मजे से नूडल्स खा रहा है। छोटा बेटा खुद पर काबू खो देता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी मुट्ठी कसता है। कबीले का छोटा बेटा, खास करके तुम्हारा यह चेहरा, यकीन मानो तुम में ऐसी एक भी बात नहीं है जो मुझे पसंद आए।
ठीक है, बहुत हुआ। मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में दिखाना होगा कि मैं असल में कौन हूँ। ध्वनि प्रभाव कड़क, मुट्ठी भींचने की आवाज़। कबीले का छोटा बेटा गुस्से में चिल्लाते हुए, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं हूँ। छोटा बेटा हवा में उछलकर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे पूरा न्यूडल स्टॉल और वहां टेबल पर रखा बड़ा बर्तन हवा में उड़ जाता है। चारों तरफ सूप और नूडल्स बिखर जाते हैं। वहां खड़े लोग और दासी डर के मारे चिल्ला उठते हैं। संवाद। कबीले का छोटा बेटा हवा में किक मारते हुए दहाड़ता है। नमगुंग बायोक ऑफ द हुआंगुंग क्लान। जमीन पर गिरा हुआ नूडल्स का कटोरा और बिखरता हुआ खाना देखकर यून समझ जाता है कि इस लड़के का गुस्सा सच में बेकाबू है। खेल अब और गंभीर होने वाला है।